हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम पीएचपी के साथ एसक्यूएल को यूज़ करना सीखेंगे। और यदि आपने अभी तक इस सीरीज़ के ये सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप इन सभी वीडियोस को देखिए। मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस प्लेलिस्ट में मैं अभी तक 11 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो पहले आप इन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखना ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए फ्रेंड्स, पीएचपी के साथ माई को यूज़ करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो माई है, यानी इस तरह की जो भी लैंग्वेजेस होती हैं या जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें डेटाबेस मैनेजमेंट वाली फैसिलिटी देते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक स्कूल है जो कि स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है रजिस्टर में। अब देखिए, एक स्कूल के अंदर काफ़ी सारी क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। 12th तक अगर वो स्कूल है तो 12th तक कितनी सारी 12th क्लास हो गई, ओके। अब सभी क्लास का एक एक रजिस्टर बनाया गया है और उस रजिस्टर के अंदर स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा हुआ है। मान लीजिए कभी किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन निकालनी है और वो स्टूडेंट 3 साल पहले उनके स्कूल में पढ़ता था, तो क्या करना पड़ेगा। जो भी इस काम को मैनेज करता है, जो भी पर्सन उन्होंने इस पर्टिकुलर काम को मैनेज करने के लिए रख रखा होगा, वो पर्सन कहाँ जाएगा, पहले उस जगह पर जाएगा जहाँ पर सभी रजिस्टर को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो पहले वो क्या करेगा, उस रजिस्टर को ढूंढेगा। रजिस्टर ढूंढने के बाद वो पर्टिकुलर क्या करेगा, उस पेज पर पहुंचेगा जहां पर उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। अब देखिए वो क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को ढूंढेगा। अब मान लीजिए एक क्लास के अंदर एक ही नाम वाले बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो वो क्या करेगा, फादर नेम के साथ मैच करके देखेगा और उसको काफ़ी सारी मशक्क़त करनी पड़ेगी जब जाके वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन निकाल पाएगा। वहीं एक दूसरा स्कूल है जो इसी काम को कंप्यूटराइज करता है। मतलब आज भी देखिए काफ़ी सारे स्कूल हैं जो रजिस्टर में एंट्री करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो अच्छे स्कूल हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटराइज जो उन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है, सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रखा होता है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करते हैं, पूरा मैनेजमेंट का काम करते हैं। और उन सॉफ्टवेयर के अंदर बैकएंड में इसी तरह की लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, जैसे माइस्क्यूएल हो गया या एसक्यूएल सर्वर वगैरह हो गया, इन्हीं का यूज़ होता है। तो सॉफ्टवेयर से अगर मैनेजमेंट किया जा रहा है किसी स्कूल के अंदर, तो क्या होगा, मान लीजिए किसी को 5 साल पुराने किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए ना, तो बस जस्ट क्या करेंगे, वो तो वो स्टूडेंट के नाम से सर्च कर सकते हैं, फादर नेम से सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से, स्टूडेंट आईडी से, अलग अलग तरीके से सॉफ्टवेयर में सर्च किया जा सकता है और कुछ ही सेकंड में इन्फॉर्मेशन निकाल के दी जा सकती है। क्योंकि ये सभी काम किसके थ्रू हो रहा है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये इस तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी है। कौन से, डेटाबेस मैनेजमेंट वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं या लैंग्वेजेस होती हैं, इनकी जरूरत इसलिए पड़ी है कि डेटा को कंप्यूटराइज मैनेज करके रखा जा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंसेप्ट है ना डेटाबेस मैनेजमेंट वाला, ये आज काफ़ी जगह यूज़ में लाया जा रहा है। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर, रेलवेज़ में यूज़ किया जा रहा है। और मतलब वहाँ जहाँ पर भी डेटा को मैनेज करके रखना होता है, वहाँ हर जगह यही कंसेप्ट यूज़ में लाया जाता है। कौन सा, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला कंसेप्ट यूज़ में लाया जाता है। अब फ्रेंड, हम क्या करने वाले हैं, हम PHP के थ्रू डेटा को मैनेज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप ये जान लीजिए DBMS क्या होता है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, किसी कंप्यूटर के अंदर किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए एक डेटाबेस बना रहे हैं। उस डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, उस टेबल के अंदर आप अपने रिकॉर्ड्स को एंटर करके रख रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उन रिकॉर्ड्स को बहुत ही फास्ट तरीके से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही सब करना कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट। और फ्रेंड्स, इस काम को हम PHP के अंदर भी करेंगे और PHP के अंदर हम इस काम को करने के लिए MySQL की हेल्प लेंगे। अब फ्रेंड्स, ये जो SQL होती है, एक्चुअल में इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और फ्रेंड्स, ये MySQL क्या है, ये RDBMS के अंदर आने वाली एक लैंग्वेज है। और फ्रेंड देखिए, ये SQL क्या है, एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का काम क्या होता है, कम्युनिकेशन करवाना। अभी हम किस लैंग्वेज का यूज़ करते हुए एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए। यानी मैं आपको ये जो समझा पा रहा हूँ, ये हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करके समझा पा रहा हूँ और आप भी इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, ओके। इसी तरीके से यदि आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, हमारा जो PHP का कोड है वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करेगा। अब डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी बीच में, और उस लैंग्वेज के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं MySQL का। अब देखिए फ्रेंड्स, MySQL में काम करने से पहले आपको कुछ वर्ड्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसे कि डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर या किसी सर्वर पर एक ऐसा एरिया क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आप टेबल को बनाएंगे या आप अपना जो रिकॉर्ड है उसे स्टोर करेंगे। यानी डेटा को स्टोर करके रखने की एक जगह होगी, वो कहलाएगा हमारा डेटाबेस।
ठीक है। तो अभी हम डेटाबेस बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड है हमारा टेबल। टेबल आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह से कि अगर आपने MS एक्सेल यूज़ किया है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला अगर एक्सेल आपने यूज़ किया है, तो आपको मालूम होगा कि उसके अंदर रो एंड कॉलम्स होते हैं। तो जो रो एंड कॉलम से मिलकर बना होता है वो होता है टेबल। और जो फ्रेंड रिकॉर्ड होता है वो टेबल के अंदर बहुत ही अरेंजिंग फॉर्मेट में होता है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से टेबल में से रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टेबल आपको समझ में आ गया। रो एंड कॉलम से मिलकर जो भी आप बनाते हैं स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाता है? टेबल कहलाता है। इसके बाद आता है डेटा। इस वर्ड का भी हम बहुत यूज़ करेंगे। तो डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है? कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन टेबल में स्टोर कर रहे हो ना, वो क्या है? डेटा ही तो है, ठीक है, जिसे आप रिकॉर्ड भी कहते हैं। ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं PHP के साथ MySQL को यूज़ करने के लिए PHP MyAdmin का यूज़ करूँगा। और ये PHP MyAdmin हमें कहाँ मिलेगा? मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो PHP वाला हमारा फर्स्ट वीडियो था, उसके अंदर हमने XAMPP सर्वर को इंस्टॉल किया था। और XAMPP सर्वर आपने इंस्टॉल अपने कंप्यूटर में किया होगा यदि आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो हम उसी के अंदर PHP MyAdmin को यूज़ करेंगे। एक्चुअल में वहाँ पर PHP MyAdmin है, लेकिन है वो MySQL ही, ठीक है। अभी हम जो भी प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे वो हम PHP MyAdmin के साथ करेंगे। आप ये समझ लेना कि हम MySQL को ही यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में आज इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे सबसे पहले तो एक डेटाबेस बनाएंगे। अब ये डेटाबेस कहाँ बनेगा? जैसे मान लो हमने एक डेटाबेस बनाया, अब ये डेटाबेस बनेगा सर्वर पर। ये है हमारा डेटाबेस, ओके। और ये बनेगा हमारा सर्वर पर, ठीक है। और सर्वर हम कौन सा यूज़ करें? सर्वर के रूप में हम अभी फ़िलहाल अपने कंप्यूटर के अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं? XAMPP सर्वर यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे PHP MyAdmin का, ठीक है। PHP MyAdmin हम यूज़ करेंगे। अब काम क्या होने वाला है? हमारे पास है PHP का कोड, यहाँ पर हमारे पास HTML फॉर्म भी हो सकता है। अब हम करेंगे क्या कि PHP से डेटा को स्टोर करेंगे PHP MyAdmin के अंदर, यानी MySQL के अंदर। इसको मैं MySQL भी लिख देता हूँ, ठीक है। MySQL के अंदर हम क्या करेंगे? डेटा को स्टोर करेंगे एक डेटाबेस बनाकर। कहाँ से? PHP के थ्रू। चाहे हम कह सकते हैं HTML फॉर्म के थ्रू हम क्या करेंगे? डेटाबेस में डेटा को स्टोर करेंगे। लेकिन ये काम डायरेक्ट नहीं हो सकता। इस काम को करने के लिए हम एक लैंग्वेज का यूज़ करेंगे और वो लैंग्वेज है हमारी MySQL, ठीक है। ये MySQL लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हम ये काम करेंगे। तो फ्रेंड, जो बीच में ये लैंग्वेज काम करेगी हमारे लिए, वो है हमारी MySQL लैंग्वेज। तो इसका काम है PHP से जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो डेटा को हम कहाँ पहुँचा देंगे? सर्वर पर या डेटाबेस के अंदर। सर्वर के लिए हम यहाँ पर XAMPP सर्वर यूज़ कर रहे हैं। XAMPP सर्वर के अंदर हम PHP MyAdmin के अंदर डेटाबेस बनाएंगे और उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करना सीखेंगे। ये वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है यदि आप इस कंसेप्ट को प्रॉपर समझना चाहते हैं तो। और यदि फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। हम HTML फॉर्म से या PHP से डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं। इस काम को करने के लिए पहले तो हम यूज़ करते थे MySQL का, लेकिन अभी प्रेजेंट में जैसा कि लेटेस्ट PHP का जो वर्जन है उसके अंदर हम MySQL का एक इम्प्रूवमेंट वर्जन यूज़ करते हैं और उसका नाम है MySQL I फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो एक तो ये यूज़ करते हैं। दूसरा एक और तरीका है, इसका भी यूज़ करते हैं हम, वो है PDO और इसकी फुल फॉर्म है PHP डाटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। PHP डाटा ऑब्जेक्ट। तो ये दो तरीके यूज़ करते हैं। अब ये जो MySQL I है इसके अंदर भी दो तरीके हैं, ठीक है। एक है हमारा जो पहला तरीका है MySQL I के अंदर, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का यूज़ करके। और जो दूसरा तरीका है हमारे पास वो है MySQL I के अंदर प्रोसीजरल, ठीक है। तो मैं जो आपको अभी तरीका यूज़ करके दिखाऊंगा जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे PHP से डाटा डेटाबेस में स्टोर करेंगे, वो है हमारा MySQL प्रोसीजरल, यानी मैं इसको यूज़ करूंगा। उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी हमने नहीं सीखा है, इसलिए हम कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पर? प्रोसीजरल। लेकिन आप कोई सा भी यूज़ करें इनमें से, चाहे आप PDO यूज़ करें, एक तरीका ये अलग से PDO भी है। तीन तरीके हो गए हमारे पास कुल मिलाकर, एक ये है, एक ये है और एक PDO है। तो आपकी इच्छा हो, आप जिससे भी डेटाबेस में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन तरीके हैं, ठीक है। चाहे हम ये यूज़ करें चाहे ये यूज़ करें, तो मैं यूज़ करूँगा MySQL I प्रोसीजरल, ठीक है। इसका यूज़ करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट इसलिए यूज़ नहीं करा, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट नहीं सीखे हैं। और इसमें क्या आते हैं? क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब। तो क्लास बनाकर हमें फिर करना होता है, फिर उसका ऑब्जेक्ट हमें पास करना होता है, वो सब करना पड़ता है।
पर जो सबसे बढ़िया तरीका है वो यही है, किसका, प्रोसीजरल का यूज़ करके। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकल के जरिए समझ रहे हैं इस काम को। जो भी अभी हमने थ्योरेटिकली बातों को समझा कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, ठीक है, टेबल क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है। तो अगर आपको एक बार ये सभी बातें अगर समझ में नहीं आई हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो बैक करिए और फिर से देखिए। ठीक है, बहुत काम आएंगी ये बातें। अब हम प्रैक्टिकल पे चल रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने टाइम को बचाने के लिए ऑलरेडी कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए बनाकर रखे हुए हैं। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले PHP माई एडमिन दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जेम सर्वर को यहाँ पर रन किया हुआ है और जेम सर्वर के अंदर देखिए मैंने अपाचे और MySQL को यहाँ पर रन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर देखिए स्टॉप दिखा रहा है क्योंकि ये दोनों सर्वर स्टार्ट है। ठीक, तो आपको भी ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप MySQL के साथ काम कर रहे हैं तो आपको शुरू से ही इसे स्टार्ट कर लेना है। तो जब भी आप डेटाबेस के साथ काम करें तो MySQL आपका ऑन होना चाहिए। उसके बाद देखिए जैसे आप एडमिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एडमिन दिखाई दे रहा है, आपको एडमिन पर क्लिक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप PHP माई एडमिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये PHP माई एडमिन का जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप चाहें तो डेटाबेस को बना सकते हैं, आप चाहें तो टेबल बना सकते हैं और यहीं से आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। चाहे तो आप डेटाबेस का नाम देके क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए, डेटाबेस बन जाएगा। ऐसे आप टेबल भी यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें यहीं से डेटाबेस बनाना हो, टेबल बनाना हो तो फिर PHP सीखने से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले PHP से बनाना सीखेंगे। यहाँ से बनाना बहुत ईजी है, लेकिन हम PHP से कोड के जरिए डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना और उसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट करना सीखेंगे, यानी रिकॉर्ड एंटर करना सीखेंगे। उसके बाद रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना सीखेंगे, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना सीखेंगे, अपडेट करना सीखेंगे और लास्ट में डिलीट करना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारा PHP माई एडमिन। तो चलिए अब वापस हम कोड पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला कोड मैंने आपके लिए लिख कर रखा हुआ है वो किस काम के लिए है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने पहली फाइल बनाई है MySQL एग्जाम्पल नंबर 1 क्रिएटिंग कनेक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करने वाले कि जो हमारा PHP माई एडमिन है उसके साथ पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। ये चेक करेंगे कि जो हमारी PHP है वो क्या कनेक्शन बना पा रही है PHP माई एडमिन के साथ क्या नहीं। तो पहले हमें कनेक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा, यानी हमारे पास जो PHP माई एडमिन है वो अलग है और ये हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड में ये PHP का कोड लिखा हुआ है ये अलग है। तो पहले हमें इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाना है, PHP माई एडमिन के बीच में और PHP के बीच में। तो इस काम को कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, PHP स्टार्ट करना है। PHP को स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है और उस वेरिएबल का नाम है सर्वर नेम। और सर्वर नेम के अंदर हमें लोकल होस्ट ही पास करना है, क्योंकि अभी हम जेम सर्वर यूज़ कर रहे हैं और जेम सर्वर अगर हम यूज़ करते हैं तो ऐसा हमें लोकल होस्ट यहाँ पर लिखना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद यूज़र नेम में हमें रूट लिखना है, क्योंकि देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है वो रूट ही होता है, इसलिए हमें यहाँ पर यूज़र नेम रूट लिखना है। लेकिन जब हम आगे इसको ऑनलाइन यूज़ करके देखेंगे, यानी अगर आपके पास कोई वेब होस्टिंग है तो यहाँ पर यूज़र नेम बदल जाता है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, जेम सर्वर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लिखना है, रूट लिखना है। इसके बाद देखिए पासवर्ड हमारा कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर ब्लैंक पासवर्ड होगा, क्योंकि जो लोकल होस्ट है उसके अंदर पासवर्ड अभी नहीं आता है, क्योंकि हमने कोई पासवर्ड सेट नहीं कर रखा। ये तीनों हमें वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करनी है और उनकी वैल्यू हमें यही करनी है और आपको भी यही करनी है। ठीक है, फिक्स है, आपके लिए भी यही है। उसके बाद देखिए मैंने कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए एक फंक्शन का यूज़ करा और फंक्शन का नाम है MySQLi_connect। तो ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन का काम क्या है, कनेक्शन को बनाना। तो कनेक्शन बनाने के लिए इस फंक्शन को 3 आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है सर्वर नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड, और ये तीनों चीज़ें इसे ऊपर से मिल जाएंगी। कनेक्शन अगर ये सक्सेसफुली बना लेगा तो इसके अंदर कौन के अंदर जो हमने एक वेरिएबल बनाया है कौन, इसके अंदर ट्रू चला जाएगा। फिर हमने यहाँ पर एक लॉजिक से चेक कर लिया कि अगर कौन के अंदर ट्रू गया है, लिखा है यहाँ पर, देखिए किस तरह से लिखा है मैंने, नोट यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ किया, बोला नोट कनेक्शन। अगर कनेक्शन के अंदर ट्रू नहीं हो तो, अगर कनेक्शन के अंदर ट्रू नहीं है तो एक डाई नाम का फंक्शन चलेगा और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, और जो भी एरर आई होगी जिसकी वजह से भी कनेक्शन फेल्ड हुआ है वो एरर इस फंक्शन की वजह से प्रिंट हो जाएगी। लेकिन कनेक्शन अगर सक्सेसफुली बन जाता है, ये तीनों चीज़ें सही सही रहती है, तो MySQLi_connect फंक्शन क्या पास करेगा इसमें, यस, और यस पास कराए तो ये डाई वाला फंक्शन नहीं चलेगा। और कंडीशन क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग तो फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स होती है बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो कब चलेगा, क्योंकि नोट लग रहा है, नोट लगने पर उल्टा होता है। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये फॉल्स मानता है, फॉल्स है तो ट्रू मानता है।
लेकिन अभी कैसी कंडीशन हमारी ट्रू, तो इसके लिए तो फॉल्स होना चाहिए जब ये चलेगा। तो ट्रू होने पर, क्योंकि ये यस पास करेगा अगर कनेक्शन इसको मिल जाएगा, तो वो इसमें जाएगा ही नहीं, इसमें नहीं जाएगा, तो यहाँ पर बाहर क्या प्रिंट हो रहा है, कनेक्टेड सक्सेसफुली, ये चल जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ कि कनेक्शन बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैंने इस फाइल को सेव कर रखा है ऑलरेडी। और फ्रेंड्स, आज मैं जितने भी एग्जाम्पल आपको इस वीडियो के अंदर समझाने के लिए यूज़ करने वाला हूँ, उन सभी सोर्स कोड का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखिए सेव करने के बाद मैंने लोकल होस्ट के अंदर PHP प्रोजेक्ट वाला फोल्डर ओपन कर लिया और यहाँ पर देखिए आपको MySQL एग्जाम्पल नंबर 1 दिखाई दे रहा है, क्रिएटिंग अ कनेक्शन लिखा हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो गया, कनेक्टेड सक्सेसफुली, यानी कि हम PHP MyAdmin के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। यानी इस मैसेज का मतलब यह है कि हमने कनेक्शन सक्सेसफुली बना लिया है। ओके, मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई पासवर्ड डाल देते हैं जबकि हमने पासवर्ड नहीं डाल रखा, तो देखिए कनेक्शन बनाने में इसको प्रॉब्लम आएगी और एरर आ जाएगी और देखिए कनेक्शन फेल्ड दिखाएगा। तो एक बार मैं आपको यह भी दिखा देता हूँ कि जब इसके अंदर फॉल्स चला जाता है तो कंडीशन ट्रू हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया ना फॉल्स जाएगा तो ट्रू, उल्टा होता है, ये इसकी वजह से, नोट की वजह से। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, कनेक्शन फेल्ड ये बता देगा क्योंकि मैंने पासवर्ड दे दिया है। सेव करा फाइल को और एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर वार्निंग भी आ गया है और यहाँ पर देखिए बता दिया है कनेक्शन फेल्ड हो चुका है। देखिए यहाँ पर मैसेज भी प्रिंट हो गया कनेक्शन फेल्ड, और जो भी रीज़न है वो भी प्रिंट हो गया है। तो वापस से हम पासवर्ड को हटा देते हैं और फिर से एक बार वो रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए कनेक्टेड सक्सेसफुली। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ चुके हैं और यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फाइल बनाई हुई है और उस फाइल को नाम दिया हुआ है MySQL एग्जाम्पल नंबर 2 क्रिएटिंग अ डाटाबेस, यानी ये वाली फाइल है। तो देखिए फ्रेंड्स, डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें कनेक्शन को बनाना पड़ेगा। कनेक्शन बनाना मैंने ऑलरेडी आपको इससे प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में बता दिया था। उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए 3 वेरिएबल ऊपर बनाए थे, उसके अंदर डेटा मैंने सेट कर दिया था, लोकल होस्ट, रूट और पासवर्ड मैंने कुछ भी नहीं रखा था। और फ्रेंड देखिए कनेक्शन बनाने के लिए जो फंक्शन था वो था MySQLi_connect, और इस फंक्शन से क्या होता है, कनेक्शन बन जाता है। इससे प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में आपने देख लिया था। साथ ही हमने कनेक्शन को चेक भी कर लिया कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कनेक्शन फेल्ड दिखा देगा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कनेक्शन बन जाता है, जो कि बन जाएगा इस एग्जाम्पल में, तो कौन के पास क्या होगा, ट्रू होगा। कौन के पास ट्रू होगा तो ये तो नहीं चलेगा कनेक्शन फेल्ड, सीधे हम नीचे आ जाएंगे। तो हमें यहाँ से समझना है। अब देखिए हमें डेटाबेस बनाना है, तो डेटाबेस बनाने के लिए SQL का एक कमांड होता है, क्वेरी होती है। तो उस क्वेरी को कैसे चलाते हैं, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया SQL और यहाँ पर लिखा इक्वल टू, फिर हमने जो SQL का एक्चुअल कमांड है या क्वेरी है वो ऐसे लिखनी होती है, क्रिएट डेटाबेस। हम क्या बना रहे हैं, डेटाबेस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट, फिर हम लिखेंगे डेटाबेस। उसके बाद देखिए स्कूल इज़ अ एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में डेटाबेस का नाम क्या रख लिया, स्कूल रख लिया। स्कूल की जगह आप अपने डेटाबेस का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जिस भी नाम से आपको डेटाबेस बनाना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट यहाँ पर डेटाबेस का नाम बदल जाएगा। पर इस एग्जाम्पल में मैंने डेटाबेस का नाम स्कूल रख लिया। ओके, तो यहाँ पर क्या आता है, डेटाबेस का नाम। तो स्कूल क्या है हमारा, डेटाबेस का नाम। ओके, तो ये वाली क्वेरी क्या करेगी, स्कूल नाम का डेटाबेस बना देगी। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो क्वेरी एग्जीक्यूट किस तरह से मैंने कर ली, साथ ही क्वेरी को मैंने चेक भी कर लिया कि यदि MySQLi_query ये वाला फंक्शन क्या करता है, क्वेरी एग्जीक्यूट करता है और उसको 2 आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक तो वो जो कनेक्शन चेक करने वाला वेरिएबल है जिसमें ट्रू और फॉल्स जा रहा है, ये वेरिएबल तो ऊपर बनाया हुआ है, साथ ही इसको उस वेरिएबल की भी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर क्वेरी चल रही है। तो यहाँ पर ये क्वेरी चल रही है ना, तो ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। कौन सा फंक्शन, MySQLi_query फंक्शन। तो अगर ये डेटाबेस सक्सेसफुली बन जाता है और ये जो वेरिएबल है CONN इसके अंदर भी ट्रू होगा, कब, जब कनेक्शन बन जाएगा, और जब ये कमांड सक्सेसफुली चल गया होगा तो इसके अंदर भी ट्रू होगा। अगर ये सब कुछ ट्रू है तो ये चल जाएगा क्या, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डेटाबेस का नाम ऑलरेडी मौजूद है, जिस नाम से आप डेटाबेस बना रहे हो उस नाम से पहले ही बना हुआ है, तो फिर देखिए प्रॉब्लम आते ही एल्स में जाएगा, एल्स में जाते ही एरर दिखाएगा और क्रिएटिंग डेटाबेस एरर ऐसे लिखाएगा, एरर क्रिएटिंग डेटाबेस, और उसके बाद जो भी रिलेटेड एरर आई है वो एरर प्रिंट हो जाएगी। लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, कनेक्शन को क्लोज भी करना पड़ता है। तो कनेक्शन क्लोज करने के लिए हम MySQLi_close वाला फंक्शन यूज़ करते हैं और इसके अंदर जिस वेरिएबल में कनेक्शन बना था ना उस वेरिएबल को यहाँ पर पास कर दो। ठीक है, इससे कनेक्शन क्लोज हो जाता है।
तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या करा, डेटाबेस को बनाया। डेटाबेस बनाने का तरीका आपने देख लिया कि आपको ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करनी होती है। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, डेटाबेस को बनाया है। ओके फ्रेंड, तो आपको समझ में आ गया किस तरह से डेटाबेस बनाया जाता है। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ और चेक करता हूँ कि डेटाबेस बना या नहीं। उससे पहले मैं आपको एक बार PHP माई एडमिन चेक कराता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको सभी डेटाबेस के नाम दिखाई दे रहे होंगे। इस जगह पर देखिए यहाँ पर अभी आपको स्कूल नाम का डेटाबेस भी दिखाई देगा जब मैं उस फाइल को एग्जीक्यूट करूँगा। किस फाइल को, PHP वाली उस फाइल को। तो यहाँ पर देखिए अभी स्कूल नाम का जो डेटाबेस है वो बन जाएगा। तो इस फाइल को मैंने सेव कर दिया और चलिए अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर जो MySQL का एग्जाम्पल नंबर 2 है इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी आ गया है, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इसमें चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा। रिफ़्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया डेटाबेस का नाम स्कूल, यानी कि डेटाबेस बन चुका है। स्कूल नाम का एक डेटाबेस बन चुका है। अब फ्रेंड्स जो हमें नेक्स्ट काम करना पड़ता है वो है डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना। जैसा कि फ्रेंड मैं आपको स्कूल का एग्जांपल दे रहा था कि आपने कमरा तो स्कूल में ढूंढ लिया कि भाई इस कमरे के अंदर हमें क्या करना है, सभी रजिस्टर्स को रखना है। तो उसी तरह से हमने हमारे कंप्यूटर में स्कूल नाम का एक एरिया बना लिया, एक जगह बना ली है। ठीक है, कंप्यूटर में कमरा तो नहीं बन सकता है, तो एक एग्जांपल है। तो कंप्यूटर में हमने स्कूल नाम की एक जगह बना ली। ठीक, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। जैसा स्कूल अगर मैनुअली इस काम को करेगा, कंप्यूटर से नहीं करना चाहता, तो अब वो क्या करेगा, एक रजिस्टर बनाएगा और रजिस्टर के अंदर क्या करेगा, रो एंड कॉलम बनाएगा, टेबल बनाएगा यानी। तो अब हमें भी क्या करना है, टेबल बनाना है। तो टेबल किस तरह से बनाया जाता है, देखिए इसके लिए मैंने एक नेक्स्ट फाइल बनाई हुई है और इस फाइल का नाम है MySQL एग्जाम्पल नंबर 3 क्रिएटिंग अ टेबल। तो डेटाबेस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, दिखा भी मैंने आपको दिया। तो फ्रेंड देखिए अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन बनाने के साथ साथ हमें एक काम और करना पड़ेगा, वो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। कनेक्शन बनाने के बाद हमें उस डेटाबेस का नाम भी बताना पड़ेगा कि किस डेटाबेस में टेबल बननी है। जैसा कि मैं आपको मैनुअली एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि अगर एक स्कूल के लिए कमरा ढूंढ लिया गया है, एक पर्टिकुलर कमरा, कि भाई इस कमरे के अंदर केवल रजिस्टर को मेंटेन किया जाएगा, तो उस कमरे में केवल रजिस्टर ही मेंटेन होगा, उस कमरे में क्लास नहीं लगेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने वही नाम लिखा है जिस नाम से हमने डेटाबेस बनाया है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, स्कूल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने डेटाबेस का नाम क्या दिया है वही आपको यहाँ ऊपर लिख देना है। इसके बाद देखिए हमने वही कनेक्शन बनाया, लेकिन कनेक्शन बनाने वाला फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट और पास करा है, वो है डेटाबेस का नाम। क्योंकि इसको कनेक्शन बनाने के साथ साथ किस डेटाबेस के साथ बनाना है इस बार ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो हमने डेटाबेस का नाम यहाँ पर स्कूल यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि DB नेम के अंदर क्या है, स्कूल है। तो यहाँ पर हमने DB नेम एज ए वेरिएबल यूज़ कर लिया। उसके बाद वही हमने कनेक्शन को चेक करा, अगर कनेक्शन फेल्ड होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो ये एरर आ जाएगी, कनेक्शन फेल्ड। लेकिन हमारे केस में कोई एरर नहीं आती है, तो सीधे हम कहाँ जाएंगे, नीचे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, टेबल को बनाने की क्वेरी लिखी हुई है, या आप कह सकते हैं कमांड लिखा हुआ है। तो वो यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पर देखिए टेबल बनाने का जो कमांड है वो क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है क्रिएट टेबल। ठीक है, उसके बाद आपको जिस भी नाम से टेबल बनानी है डेटाबेस में वो नाम आपको यहाँ देना है। ये आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो मैंने इस एग्जाम्पल में टेबल का नाम स्टूडेंट्स कर दिया। ओके, स्टूडेंट्स क्या है, टेबल का नाम है। इसके बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला आपको जिस भी नाम से कॉलम बनाना है। ठीक है, टेबल्स में क्या होते हैं, रो एंड कॉलम होते हैं, और कॉलम की जो आपको सबसे पहली फील्ड रखनी है तो उस फील्ड का नाम आपको यहाँ देना है। तो मेरी जो टेबल है ना, इसके अंदर देखिए ये 4 फील्ड होंगी, ID, ST नेम मतलब स्टूडेंट नेम, पूरा भी लिख सकते हैं पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ईमेल और मोबाइल नंबर। तो मेरी टेबल के अंदर ये 4 फील्ड होंगी और मुझे इन 4 तरह की एंट्रीज टेबल के अंदर करनी है। ID, स्टूडेंट नेम यानी ST नेम, मोबाइल, ईमेल और मोबाइल। ठीक है, ये 4 एंट्रीज मुझे करनी होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये 4 कॉलम वाली टेबल बना ली। और ये 4 फील्ड हैं, ऊपर जो टॉपिक्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फील्ड्स कहते हैं। तो ID, नेम, ईमेल और मोबाइल। सबसे पहले बनाने का जो कमांड है वो है क्रिएट टेबल। उसके बाद आपको टेबल का नाम लिखना है। टेबल का नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको फील्ड का नाम देना है। ये आपके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, आपको जिस भी नाम से फील्ड बनानी है। आपको अगर पहले सीरियल नंबर बनाना है, सीरियल नंबर रखिए, एम्प्लॉय ID रखना है, एम्प्लॉय ID रखिए, आपको जो भी रखना है वो रखिए।
अगर यहाँ पर जो आप फील्ड ले रहे हैं उस फील्ड के अंदर जो डेटा है वो नंबर टाइप का आपको स्टोर करना हो, तो उस फील्ड का जो आपको टाइप बताना है, डेटा टाइप बताना है, वो है इंट यानी इंटीजर। तो आईडी के अंदर क्या जाएगा, नंबर्स जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, इंट, INT। ओके, उसके बाद देखिए ऑटो अंडर स्कोर इंक्रीमेंट, ऐसा लिखने से क्या होगा, ऐसा लिखने से ये होगा कि जब मैं इसकी एंट्री करूँगा तो आईडी जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती जाएगी, मुझे आईडी की वैल्यू डालनी नहीं पड़ेगी। अगर 1 है तो ऑटोमेटिक 2 आ जाएगी, 3, 4 ऐसे आगे अपने आप बढ़ती जाएगी। अगर मैं ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लिखता तो जब मैं एंट्री करूँगा ना, मैं आपको नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें एंट्री करना भी बताऊँगा टेबल में। अभी हम क्या बना रहे हैं, टेबल। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्कूल का एग्जाम्पल हमारा चल रहा था जिसमें हम मैनुअली भी बात कर रहे हैं हाथों हाथ, तो मैनुअली में अभी हमने क्या करा, एक रजिस्टर के अंदर स्केल से क्या कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। स्केल से हमने रो एंड कॉलम्स को बनाया और हम एक टेबल बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ओनली डेटा नहीं डाल रहे हैं। अभी स्टूडेंट्स की एंट्री नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर तो हमें ये फैसिलिटी मिली है। अगर हम मैनुअली कर रहे होते तो हमें 1 भी लिखना पड़ता और 2 भी लिखना पड़ेगा, पेन से लिखना पड़ेगा अगर रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन जैसा कि हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एसक्यूएल के अंदर फैसिलिटी है कि अगर आप आईडी के अंदर या किसी भी आपको फील्ड के अंदर जहाँ नंबर टाइप का कोई काम हो रहा है वहाँ पर ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करवाना हो, जैसे सीरियल नंबर हो गया, वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, किसका, ऑटो इंक्रीमेंट का। इसके बाद लिखा हुआ है प्राइमरी की। अब ये प्राइमरी की आपको केवल वहीं लगानी है जहाँ पर आप चाहते हैं कि डुप्लीकेट एंट्री ना हो। आप चाहें तो किसी भी फील्ड को यूनिक बना सकते हैं। अगर आप डुप्लीकेट एंट्री होने से रोकना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्राइमरी की बनाना होता है। तो प्राइमरी की लगाने से डुप्लीकेट एंट्री होने से रुक जाती है। इस चीज़ को आपको जो प्राइमरी की इसको कभी भी नेम पर नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, किसी भी क्लास के अंदर एक नाम से ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं। अब मान लीजिए आप एंट्री कर रहे हैं, एक बार आपने कोई नाम डाल दिया जैसे सुनील, दोबारा अगर आपने सुनील एंटर करने की कोशिश करी तो एरर आ जाएगी। तो इसलिए इसे हमेशा ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ ऑटोमेटिक वो एंट्री यूनिक ही होती है। जैसे मोबाइल नंबर सभी का सेम नहीं हो सकता, आईडी, एम्प्लॉय आईडी, सीरियल नंबर। तो ये चीज़ जो प्राइमरी की वाला ये कंस्टेंट है, ये कहाँ लगाया जाता है, ओनली जहाँ पर यूनिक एंट्रीज होती हैं। ओके, तो फिर हमने क्या करा, नेक्स्ट यहाँ पर कोमा लगा दिया। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट फील्ड बनाई है वो है स्टूडेंट नेम। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको किसी भी फील्ड में अगर करेक्टर स्टोर करना हो तो उसका जो डेटा टाइप है आपको var रखना है, var क्या रखना है, var। और यहाँ पर ब्रैकेट में 30 लिखने का मतलब है कि इसमें 30 करेक्टर के ही कर बना हुआ वर्ड ही स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये साइज़ बता दिया आपने एक तरीके से कि इस फील्ड के अंदर जो डेटा आएगा वो 30 करेक्टर तक का ही होगा। उसके बाद देखिए नोट नल क्यों लिखा हुआ है, नोट नल लिखने से ही होता है कि आप खाली नहीं छोड़ सकते इस फील्ड को। ठीक है, तो नोट नल मतलब खाली नहीं छोड़ सकते। इसके बाद ईमेल, ईमेल के अंदर हमने वापस से वही यूज़ किया, डेटा टाइप कौन सा, var, क्योंकि इसके अंदर भी जो ईमेल है वो करेक्टर से मिलकर बना होता है, इसलिए हमने इसमें var किया है। और var एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें आप इंटीजर, करेक्टर या सिंबल्स किसी को भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन इंटीजर वाले में आप क्या नहीं कर सकते, करेक्टर्स को स्टोर नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने var किसी भी फील्ड के लिए यूज़ कर लिया ना एज ए डेटा टाइप, तो आप उसके अंदर किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन इंटीजर के अंदर आपको केवल इंटीजर ही यूज़ करना पड़ता है। ओके, और ईमेल की जो साइज़ है मैंने 40 बता दी है। ऐसे मैंने एक और फील्ड बना ली मोबाइल। ईमेल को मैंने नोट नल नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि ईमेल को खाली छोड़ा जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। ओके, नोट नल लगा सकते हैं। इसके बाद है मोबाइल, और मोबाइल के लिए भी मैंने var लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल नंबर तो नंबर्स होता है और यहाँ पर इंटीजर लेना होता, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुझे कोई ऑटो इंक्रीमेंट तो नहीं करना, दूसरा कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। मोबाइल नंबर को मैं एज ए स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ ना, इसलिए मैंने यहाँ पर var ले लिया। ठीक है, var नंबर भी सपोर्ट कर लेता है। और मैंने साइज़ कितनी दे दी, 10, क्योंकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होता है। और उसके बाद देखिए वापस से मैंने नोट नल यहाँ पर लगा दिया है, और फिर देखिए ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। कौन सा वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर ख़त्म कर दिया, और डबल इन्वर्टेड कॉमा ये वाला यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, यहाँ ख़त्म कर दिया, और सेमीकोलन लगा दिया। यानी ये पूरा जो क्वेरी है क्रिएट टेबल वाली, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी हुई है। अब फ्रेंड्स देखिए, जो ये कमांड है ना, ये आपके हिसाब से बदल सकता है। अगर आपकी टेबल बड़ी हुई, उसके अंदर जो नंबर ऑफ फील्ड्स है वो ज़्यादा है, मान लीजिए सीरियल नंबर, आपने नेम ले लिया,
मोबाइल नंबर है, आपके पास ईमेल है, एड्रेस है, आपने एड्रेस का एक फील्ड अलग से बनाया है, उसके बाद आपके उसमें सिटी भी हो गया, आपके उसमें स्टेट हो गया, आपने ऐसे बहुत बड़ी टेबल बनाई है ना, तो उसके हिसाब से आपकी फील्ड्स बढ़ जाएंगी। मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अगर आपको कहीं नंबर स्टोर करना हो इंटीजर ले लें, करेक्टर्स स्टोर करने हो वर्कैर ले लें, ठीक है, ये नोट नल आप लगा लें, आपकी इच्छा है। प्राइमरी की तो आपको सिर्फ एक ही जगह लगाना है जहाँ पर यूनिक एंट्री होती हो, ठीक है। बाकी ऐसे आप कितनी बड़ी भी टेबल बना सकते हैं। तो मेरी टेबल में ये 4 फील्ड्स हैं, 4 कॉलम है, आईडी, एसटी नेम, ईमेल और मोबाइल। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेरी है ये टेबल को क्रिएट कर देगी और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नाम से एक टेबल बन जाएगी जब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूँगा। और यहाँ पर अगेन मैंने जो क्वेरी मैंने ऊपर चलाई है इसको एग्जीक्यूट कर लिया है। तो माई SQLi_ क्वेरी वाला ये कमांड क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो ये टेबल स्टूडेंट्स क्रिएटेड सक्सेसफुली ये प्रिंट कर देगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये एरर्स शो कर देगा, ठीक है। और लास्ट में कनेक्शन को क्लोज कर दिया, ठीक। कोड आपको ऑलरेडी मिल ही जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कोड डाउनलोड करने के लिए। सेव करता हूँ मैं और आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। वीडियो ज़रूर बड़ा होगा, आप वीडियो को प्लीज़ बिना ऑफलाइन करें ऑनलाइन ही देखना। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 3 को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है टेबल स्टूडेंट्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। इट मीन्स टेबल बनी है। अब टेबल देखिए कहाँ बनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड, तो देखिए हम PHP माई एडमिन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए जो स्कूल नाम का डेटाबेस था ना, इसके अंदर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम की टेबल बन गई है। एक बार मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो बन चुका है, आईडी, एसटी नेम, ईमेल और मोबाइल, ठीक है। ये टेबल यहाँ पर बन चुकी है। अब इस टेबल के अंदर हमें क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है, यानी रिकॉर्ड इंसर्ट करने। मतलब वही अगर हम मैनुअली एग्जांपल की बात करें तो रजिस्टर में क्या किया गया है, टेबल को बना लिया गया है। स्केल से लाइन खींच ली गई है, रजिस्टर के अंदर टेबल बना दी गई है। ओके, अब क्या करना है, स्टूडेंट्स की एंट्री करनी है। तो मैनुअली करेगा कोई तो कैसे करेगा, पहले स्टूडेंट आईडी में 1 डाल देगा, फिर स्टूडेंट का नाम, फिर ईमेल, फिर मोबाइल, मैनुअली पेन से लिखेगा। लेकिन फ्रेंड हम तो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और कंप्यूटर में भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, PHP। तो PHP से इस काम को कैसे करेंगे, यानी PHP से टेबल में रिकॉर्ड कैसे हम इंसर्ट करेंगे, अब वो देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए भी ऑलरेडी मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है और फाइल का नाम है MySQL एग्जाम्पल नंबर 4 इंसर्टिंग डाटा इनटू टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा, साथ ही हमें यह भी बताना पड़ेगा कि किस डेटाबेस के अंदर हमें काम करना है। तो वो सब हमने ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया। इतना सब मैंने ऑलरेडी कॉपी करके पेस्ट कर लिया था प्रीवियस एग्जांपल से ही। ऊपर का जो कोड है वो सब बिल्कुल सेम ही है। जितने भी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कनेक्शन चेक करने तक सेम ही रहेगा, ठीक है। और डेटाबेस का नाम वही यूज़ कर रखा है स्कूल, इसलिए कुछ भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ तक हमने कनेक्शन चेक कर लिया है और ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। सीधे हम नीचे आ जाते हैं। नीचे मैंने देखें यहाँ पर क्वेरी चलाई हुई है और किस लिए चलाई है इस बार क्वेरी, डेटा को इंसर्ट करने के लिए टेबल के अंदर, या आप कह सकते हैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पर मैंने इंसर्ट इनटू कमांड चला रखा है और इस कमांड का काम क्या है, टेबल में डेटा को इंसर्ट करना या रिकॉर्ड को इंसर्ट करना। तो टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू के बाद हमें क्या लिखना है, टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है इस एग्जाम्पल में हमारा, स्टूडेंट्स। ओके, तो टेबल का नाम हमने दे दिया। उसके बाद हमें ब्रैकेट स्टार्ट करना है और पहली वाली फील्ड लिखनी है। लेकिन हमारे टेबल में पहली फील्ड तो क्या है, आईडी। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आईडी तो हमने लिखा ही नहीं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आईडी मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने आईडी के लिए जो डेटा टाइप यूज़ किया था वो आपको बताया था ना, कौन सा यूज़ किया था, ऑटो इंक्रीमेंट। तो ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से जो आईडी है उसके अंदर 1 2 3 4 अपने आप जाता जाएगा। तो हमें सेकेंड फील्ड से स्टार्ट करना है। तो सेकेंड फील्ड क्या थी हमारी, वो थी स्टूडेंट नेम। और स्टूडेंट नेम के लिए मैंने ST नेम शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो जैसा डेटाबेस में हमने टेबल बनाई है ना, उस टेबल के अंदर जो भी फील्ड है उसे बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ ऐसे कैसे लिखना है। तो ST नेम सेकंड फील्ड थी, आईडी मैंने छोड़ दिया है क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है। उसके बाद थर्ड फील्ड है हमारी ईमेल और फोर्थ फील्ड है वो है मोबाइल, ठीक है। यहाँ 3 ही दिखा रहा है क्योंकि आईडी हमने छोड़ दिया है। उसके बाद इन फील्ड्स के अंदर आपको जो भी डेटा, जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, उसको रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए फिर हमें लिखना होता है वैल्यूज़। और वैल्यूज़ लिखने के बाद जो भी आपको ST नेम वाला जो आपका कॉलम है या जो आपकी फील्ड है, इसके अंदर आपको जो भी पहला रिकॉर्ड का पहला नाम स्टोर करना है वो क्या है। तो यहाँ पर मैंने नाम के रूप में डाल दिया राज। ईमेल एड्रेस मैंने लिख दिया राज
@example.com और कोई भी एक काल्पनिक नंबर लिख दिया, ये हो गया उसका मोबाइल नंबर। 3 चीज़ें मुझे इंसर्ट करनी है ना, नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो ऐसे आपको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। आपको एक बात बता देता हूँ, स्ट्रिंग को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है और नंबर को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखा जाता। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये तो नंबर है, फिर आपने इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में क्यों लिख रखा है? वो इसलिए क्योंकि जो मोबाइल नंबर के लिए डेटा टाइप मैंने यूज़ करा है ना, वो वर्क कैर यूज़ करा है। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी फील्ड के लिए वर्क कैर डेटा टाइप यूज़ करेंगे ना, उस फील्ड में डेटा भेजते समय आपको डेटा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में पास करना पड़ेगा। लेकिन इंटीजर में अगर कोई फील्ड आपने ली हुई है, जैसे मान लीजिए आपने स्टूडेंट की एज नाम की एक फील्ड बना रखी है और उस फील्ड का जो डेटा टाइप है वो आपने सेलेक्ट किया था इंट, मान लो टेबल बनाते समय आप ट्राई करके देखना आपने इंटीजर लिया है, तो आपको यहाँ पर जब आप एज एंटर कर रहे होंगे ना, तो उस समय एज को बिना सिंगल इन्वर्टेड कोमा के एंटर करना है। जैसे 18, 19 जो भी आप एंटर कर रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड के रूप में आप भेजना चाहते हैं टेबल में, बिना सिंगल इन्वर्टेड कोमा के आपको देना है, अदरवाइज एरर आ जाएगी। ध्यान रखना मेरी इस बात को, यहाँ पर आप नोट कर लेना। ओके फ्रेंड, तो समझ में आ गया आपको? तो फ्रेंड, इस तरह से हम यह पहला रिकॉर्ड टेबल में भेजना चाहते हैं। तो चलिए मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। और फ्रेंड देखिए, यहाँ पर तो हमने क्या करा, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लिया है, तो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको भी ट्रू मिल गया, इसको भी ट्रू मिल गया, लिखा जाएगा न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं आएगी। अगर कोई एरर आती है तो एरर शो हो जाएगी। चलिए सेव करके एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। लास्ट में मैंने यहाँ पर जो कनेक्शन है उसको क्लोज कर रखा है। ओके, सेव कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए लिखा हुआ आ गया न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो चलिए दिखाता हूँ मैं, रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। तो हम लोकल होस्ट में आए और यहाँ पर जो हमारी टेबल थी, ये टेबल है। देखिए टेबल अभी खाली है, रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, इस जगह देखिए, यहाँ पर आईडी के अंदर 1 आ गया ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट पर था। एसटी नेम के अंदर राज आ गया है और ईमेल के अंदर देखिए ईमेल एड्रेस आ गया है। मोबाइल नंबर के अंदर देखिए मोबाइल नंबर आ गया है। तो हमने पहला रिकॉर्ड सक्सेसफुली हमारी टेबल के अंदर एंटर कर दिया है। ओके, अगर आपको और रिकॉर्ड एंटर करना हो तो कैसे करेंगे? आपको वापस से देखिए यहीं पर आना है। कमांड हमारा यही रहेगा, फील्ड्स के नाम भी यही रहेंगे, क्योंकि हमें इन्हीं फील्ड्स में डेटा एंटर करना है। अगेन सिर्फ डेटा बदलेगा। तो यहाँ पर हम देखिए जो भी सेकंड रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं वो लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड रिकॉर्ड में एंटर कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक रिकॉर्ड लिख दिया है। रिकॉर्ड के रूप में मैंने लिखा है मोहन, मोहन का ईमेल एड्रेस और एक मोबाइल नंबर। सिर्फ मैंने लास्ट का डिजिट चेंज किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगा, इस वाली फाइल को सेव करके दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा तो ये वाली क्वेरी दोबारा चलेगी। जब ये क्वेरी दोबारा चलेगी तो एक नया रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। फाइल सेव कर दी है मैंने और यहाँ पर देखिए मैं उस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए लिखा हुआ आ गया है न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। और अब देखिए यहाँ पर चलते हैं PHP MyAdmin के अंदर, रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी तो देखिए यहाँ पर एक ही रिकॉर्ड है और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर आईडी ऑटोमेटिक 2 आ गई है ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से। और सेकंड रिकॉर्ड भी यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है सक्सेसफुली, दिखाई भी दे रहा होगा आपको। तो इस तरह से आप जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, बस यहाँ पर जो भी आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है वो लिख देना है और फाइल को रीलोड करना है। जैसे आप फाइल रीलोड करेंगे तो नया डाटा, नया रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, हमने टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लिया है। ओके, मान लीजिए हमारे पास काफ़ी सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हैं। अब हमें क्या करना है, टेबल का सारा डाटा एक साथ देखना हो तो कैसे देखेंगे? हमें सारा डाटा अगर एक साथ देखना हो तो देखिए, उसको देखने के लिए मैंने ऑलरेडी एक फाइल बनाई हुई है और इसके अंदर मैंने कोड को लिख के रखा हुआ है। फाइल का नाम है MySQL एग्जाम्पल नंबर 5 सेलेक्टिंग डाटा फ्रॉम टेबल। ठीक है, तो सेलेक्ट करेंगे हम डेटा को टेबल से। तो डेटा सेलेक्ट करने के लिए पहले हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो ऊपर हमने कनेक्शन बना लिया है और जिस डेटाबेस में से हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, तो डेटाबेस का नाम हमने यहाँ ऊपर दे दिया है। तो ये सब काम ऑलरेडी हमने पहले वाले एग्जांपल में सीख लिया था। तो वही कोड मैंने ऊपर से कॉपी करके यहाँ तक पेस्ट कर लिया, कहाँ तक, जहाँ तक मैंने कनेक्शन को चेक किया हुआ है। उसके बाद देखिए मेन कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा हुआ है, क्वेरी चलाई हुई है किसके लिए, डेटा को सेलेक्ट करने के लिए। आप कह सकते हैं ये डेटा को सेलेक्ट करने वाला एसक्यूएल का कमांड है। तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले लिखा सेलेक्ट, जो कि एसक्यूएल का कमांड है। उसके बाद हमें सबसे पहले फील्ड का नाम देना है आईडी, फिर हमने लिया एसटी नेम, फिर लिया ईमेल, फिर लिया मोबाइल, क्योंकि हमारी टेबल में ये 4 फील्ड्स हैं। उसके बाद हमने लिखा फ्रॉम,
फ्रॉम लिखने के बाद हमें देना होता है टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है हमारा इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स, तो आपकी टेबल का जो भी नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस क्वेरी को हमने देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, इस रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर जिस भी टेबल पर ये क्वेरी चली थी उस टेबल का एड्रेस है। तो उस टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ हैं ये MySQLi अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज़ वाला फंक्शन क्या करेगा, उस टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ है ना उसको काउंट कर लेगा। तो हमारी वाली टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं, 2 रिकॉर्ड है ना, तो कितनी रोज़ हुई, 2 रोज़ हुई। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए एक रोज़ ये और दूसरी रोज़ ये, तो कितनी रोज़ हैं टोटल, 2। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में रोज़ काउंट हो गई है, 2 हो गया है। अब 2 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 0 से। जो कंडीशन क्या है वो ट्रू हो गई है। कंडीशन ट्रू होती है, हमने यहाँ पर एक वाइल लूप लगाया। अब ये लूप क्यों लगाया हमने, लूप देखिए इसलिए लगाया है क्योंकि अगर हम एक एक करके रिकॉर्ड को प्रिंट करते हैं, वैसे चाहे तो हम एक एक रिकॉर्ड को भी प्रिंट कर सकते हैं, तो हमें नंबर ऑफ टाइम क्या करना पड़ेगा, ये कमांड चलाना पड़ेगा रिकॉर्ड को प्रिंट करने वाला। क्वेरीज उतनी बारी चलानी पड़ेगी जितने रिकॉर्ड टेबल में है। मान लीजिए टेबल में अगर 1000 रिकॉर्ड हो तो क्या 1000 बार हम इस लाइन को लिखेंगे रिकॉर्ड को प्रिंट करने वाली, नहीं ना। तो उसके लिए हमने क्या करा, रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए पूरे रिकॉर्ड एक साथ प्रिंट हो जाएंगे, वाइल लूप की हेल्प ले ली। वाइल लूप क्या करेगा, जब तक टेबल में से पूरे रिकॉर्ड प्रिंट नहीं हो जाते तब तक क्या करेगा, रिकॉर्ड को प्रिंट करवाता जाएगा। ठीक है ना। चाहे तो हम एक एक करके प्रिंट कर सकते थे, बट हमें बहुत लंबा कोड लिखना पड़ता। अगर 50 भी एंट्रीज हुई हमारी टेबल में, यानी 50 रिकॉर्ड भी हुए ना, तो यहाँ पर 50 लाइन आ जाती। तो इसलिए हमने क्या करा, वाइल लूप की हेल्प ली। तो कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि रोज़ कितनी है हमारे पास, 2, जो कि ग्रेटर देन है किससे, 0 से। कंडीशन ट्रू होते ही वाइल लूप में जाएगा। वाइल लूप में क्या करा हमने, MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर ASSOC एसोसिएट वाला ये फंक्शन हमने कॉल किया, ये फंक्शन यूज़ किया। ये फंक्शन क्या करेगा रिजल्ट में, अब रिजल्ट में एक्चुअल में क्या है, वही टेबल क्वेरी चलाई थी, क्वेरी एग्जीक्यूट करी थी, जिस भी टेबल पे करी थी, आप ऐसे समझ सकते हैं। ओके, बहुत इजी कर रहा हूँ आपके लिए। जिस भी टेबल पे हमने क्वेरी एग्जीक्यूट करी थी वो रिजल्ट में। ओके, तो ये फैच करेगा किसको, डेटा को, एक एक रो को। तो रो फैच होकर इसमें आएगी। तो पहली रो में जो भी रिकॉर्ड है वो किसके अंदर आ गया है, इस रो के अंदर आ गया है। ठीक, तो अब पहली रो में भी क्या, एक एक फील्ड। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा टेबल दिखाता हूँ। पहली रो और पहली रो में भी ये पहली फील्ड की बात होगी, ये दूसरी फील्ड की बात होगी, तीसरी फील्ड की बात होगी और ये चौथी फील्ड की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे प्रिंट किया मैंने। सबसे पहले आईडी लिखा हुआ आएगा और बी टैग लगा लिया HTML का, जिससे बोल्ड आएगा। फिर रोज में से, तो पहली रो में से जो पहली आईडी है, तो आईडी का जो फील्ड था वो देखिए स्मॉल में लिखा हुआ है ना वहाँ पे। आईडी फील्ड कैसी है, स्मॉल में, इसलिए यहाँ पर स्मॉल में आ गया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो कॉनकैटिनेट वाला ऑपरेटर है ये 2 स्ट्रिंग को क्या करता है, कॉनकैटिनेट करता है। तो यहाँ पर आईडी के सामने आईडी प्रिंट हो जाएगी, नेम के सामने नेम प्रिंट हो जाएगा। और देखिए मैं पूरा कोड आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमारी फील्ड का नाम आ गया, नेम। नेम तो लिखा हुआ आएगा, लेकिन इसके सामने जो हमने फील्ड का नाम लिखा है ना, जो इस वाली फील्ड में नेम हुआ पहली रो में, इस फील्ड में जो नेम है वो नेम प्रिंट हो जाएगा। फिर लिखा हुआ आएगा ईमेल, बोल्ड टेक की वजह से डार्क आएगा। अभी मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा। और ईमेल के अंदर, ईमेल वाली फील्ड में जो ईमेल है, पहला ईमेल है, पहले रिकॉर्ड का ईमेल है, वो प्रिंट हो जाएगा। सेम मोबाइल के अंदर जो मोबाइल नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन को मैंने इस तरह से लिख दिया। फ्रेंड्स, सोर्स कोड आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सोर्स कोड है, तो आप वहाँ से और अच्छे से देख सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में इसको ओपन करके देखना, आपको समझ में आएगा। यहाँ जो लिखा हुआ है ना, देखिए रोज़ आईडी, यहाँ देखिए रोज़ ST नेम, ये क्या है, ये टेबल की फील्ड्स हैं। और ये जो बाहर लिखा हुआ ना, ये तो हमने प्रिंट करा है जस्ट ऐसे ही, ताकि हमें दिखाई दे नेम, नेम के आगे नेम दिखाई दे। तो फ्रेंड, जो ये लूप है ना, ये लूप 2 बार चलेगा क्योंकि हमारी टेबल के अंदर 2 रो हैं। पहली रो का पूरा डाटा प्रिंट हो जाएगा, दूसरी रो का भी पूरा डाटा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी रो होती है हमारी टेबल में सब प्रिंट कर देता। तो हमने लूप की हेल्प से क्या करा, पूरे टेबल का डाटा एक साथ प्रिंट कर लिया। चलिए मैं आपको सेव करके इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो मैंने फाइल को सेव कर दिया है और यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 5 को ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने आउटपुट आ चुका है। आईडी देखिए 1, नेम राज, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। ठीक है, सेकंड रिकॉर्ड प्रिंट हो गया है, देखिए मोहन, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। और देखिए यहाँ पर भी यही था ना। तो इस तरह से हमने क्या करा, टेबल से रिकॉर्ड को प्रिंट कर लिया है। अब मान लो फ्रेंड कि हमें टेबल में से सभी रिकॉर्ड को एक साथ नहीं देखना।
मान लो किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को देखना है, मान लो 1000 रिकॉर्ड है हमारी टेबल में, उस 1000 रिकॉर्ड में से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हमें देखना हो तो उसको कैसे देखते हैं? उसको देखने के लिए हमें पहले तो क्या करना है, पहले ऊपर वही सब कुछ करना है जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्पल में किया हुआ है। देखिए ये पूरा कोड वही है, ऊपर का कनेक्शन चेक करने तक का आप देख लेना इसको एक बार, समझा तो मैंने आपको कई बार दिया ही है। अब यहाँ से देखते हैं किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अगर आपको प्रिंट करना हो, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ढूंढना हो किस में से, टेबल में से, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमें सेलेक्ट कमांड चलाना है। लेकिन देखिए किस तरह से सेलेक्ट किया मैंने आईडी और नेम को। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी टेबल में से केवल मैं आईडी और नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का। किस पर्सन का? देखिए कैसे लिखा मैंने कि जिसका मोबाइल नंबर ये हो। मैंने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है कि जिसका भी मोबाइल नंबर ये है ना, सिर्फ उसी का रिकॉर्ड प्रिंट हो। तो देखिए कैसे लिखते हैं इस लाइन को। सबसे पहले मैंने लिखा सेलेक्ट, फिर मैंने बताया क्या क्या प्रिंट हो, आईडी और नेम। मैंने ईमेल एड्रेस प्रिंट नहीं करा, आप चाहें तो पर्टिकुलर फील्ड्स को भी प्रिंट कर सकते हैं, तो मैंने ईमेल एड्रेस को रहने दिया। मैंने बोला केवल आईडी और नेम प्रिंट हो। कहाँ से? स्टूडेंट वाली टेबल से, जहाँ पर मोबाइल नंबर क्या हो ये। तो जिसका भी मोबाइल नंबर ये होगा ना, उसी का रिकॉर्ड प्रिंट होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस तरह से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए आपकी टेबल में एक ऐसी फील्ड होना जरूरी है जिसमें यूनिक डाटा हो। चाहे वो आईडी हो सकती है, आप आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप आईडी इक्वल टू पर्टिकुलर कोई भी आईडी, तो उस आईडी पर जो भी रिकॉर्ड होगा वो प्रिंट हो जाएगा। मैंने मोबाइल नंबर से सर्च कर लिया, क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर भी यूनिक होता है। तो आपकी टेबल में भी एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिसमें डाटा क्या हो, यूनिक हो। ठीक है, तो क्या होगा, जिसका भी मोबाइल नंबर है उसका रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये काम कहाँ आता है? जहाँ टेबल में बहुत सारी एंट्रीज है और उनमें से किसी पर्टिकुलर एंट्री को ढूंढना हो। तो हमने क्या करा, हमारे पास देखिए एग्जांपल में 2 एंट्रीज है, तो फर्स्ट वाला रिकॉर्ड ये प्रिंट कर देगा, और अगर ज़्यादा एंट्री होती तो भी ये ढूंढ के कुछ ही सेकंड में हमें बता देता। तो फ्रेंड देखिए बाकी तो आगे हमने क्या करा है, वही सेलेक्ट, जैसे अभी हमने सेलेक्ट क्वेरी चलाई थी ना इससे प्रीवियस वाले एग्जांपल में जिसमें हमने सभी डाटा को एक साथ प्रिंट करा था, वही किया हुआ है, सेम है। आप इस कोड को डाउनलोड करना, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए सेलेक्ट में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंट करी थी ना, जब मेरे को पूरी टेबल का डाटा एक साथ प्रिंट करना था, तो मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस वगैरह भी प्रिंट करा था, ईमेल, मोबाइल। लेकिन मैंने इस बार इसमें केवल आईडी और नेम को ही प्रिंट करा था। यहाँ पर देखिए आईडी और नेम 2 ही फील्ड है, बाकी देखिए आगे फील्ड नहीं है, तो बाकी तो सब कुछ सेम ही है। ओके, बस ये बदला है। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, टेबल में से पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। किसकी? वेयर। तो हम क्या सीख रहे थे, सेलेक्ट के साथ वेयर को यूज़ करना, कि वेयर को कैसे यूज़ करते हैं, बहुत काम आता है ये। अगर फ्रेंड्स आप और अच्छे से इन सभी कमांड्स को चलाना सीखना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, आप एसक्यूएल सीखिए, अलग से एसक्यूएल सीखिए। पीएचपी के साथ तो देखिए मैंने सिखाया आपको जितना, लेकिन आप अलग से एसक्यूएल सीखिए। एसक्यूएल पर भी आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। जब आप अलग से एसक्यूएल सीखेंगे ना, तो आपको इन कमांड को अलग अलग तरीके से चलाना आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो कमांड्स मैं चला रहा हूँ ना, ये एक्चुअल में एसक्यूएल के कमांड ही तो हैं। जब फ्रेंड आपको या तो एसक्यूएल सर्वर आता होगा या आपको माई एसक्यूएल के अलग से कमांड आते होंगे, तो आप इसके अंदर और अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, बट आपको समझ में आ गया ना वेयर का यूज़ क्या है। तो चलिए मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि दोनों रिकॉर्ड प्रिंट नहीं होंगे इस बार केवल एक ही रिकॉर्ड प्रिंट होगा जिसका मोबाइल नंबर ये है। सारे रिकॉर्ड एक साथ प्रिंट करने, इससे प्रीवियस वाला एग्जाम्पल। किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ढूंढना है तो ये वाला एग्जाम्पल। तो फाइल रिलोड करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। तो यहाँ पर देखिए केवल पहला रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे सामने आउटपुट के रूप में आ चुका है। अगर देखिए सेकंड रिकॉर्ड करना है तो सेकंड रिकॉर्ड का मोबाइल नंबर क्या है, यहाँ पर मैं 6 कर देता हूँ। देखिए सेकंड रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। सेव की फाइल और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए आउटपुट आ चुका है, सेकंड रिकॉर्ड प्रिंट हो गया है। अब फ्रेंड्स मान लो कि आपको अपने टेबल के अंदर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर कोई चेंजेस करना है। मान लीजिए आपसे गलती से कोई रिकॉर्ड गलत एंटर हो गया है, उस रिकॉर्ड के अंदर आपको चेंजेस करना है, तो कैसे करेंगे उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक एग्जांपल बना के रखा हुआ है। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले तो हमने पीएचपी को स्टार्ट किया और यहाँ पर देखिए कनेक्शन को चेक किया हुआ है, और इस काम को मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ एग्जाम्पल्स के अंदर। तो कनेक्शन हमने देखिए यहाँ तक चेक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर से हमने मेन काम किया है। तो यहाँ पर हमने जो क्वेरी चलाई इस बार, वो अपडेट करने वाली क्वेरी चलाइए। किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर हमें अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना है अपडेट। अपडेट लिखने के बाद टेबल का नाम, जिस भी टेबल में चेंजेस होने वाला है, उसके बाद आपको लिखना है सेट।
उसके बाद जिस फील्ड में आपको चेंजेस करना है वो, ठीक है, जिस फील्ड में आपको चेंजेस करना है वो चेंजेस करना क्या है। तो चेंजेस मुझे करना है कि यहाँ पर मुझे एक नया नाम देना होगा, नया नाम। तो नया नाम देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे सुनील लिख देता हूँ। ओके, अब देखिए सुनील कहाँ पर बदलेगा। हमने भी एक मोहन वाली एंट्री करी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मोहन। अब मान लीजिए कि हमने गलती से नाम मोहन चढ़ा दिया, इसकी जगह सुनील होना चाहिए था। गलती से हमने क्या करा, मोहन नाम रिकॉर्ड के रूप में यहाँ पर एंटर कर दिया है, लेकिन यहाँ सुनील होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कमांड कुछ इस तरह से लिखना है। जो नया नाम हमें यहाँ पर एंटर करना है ना, वो यहाँ लिख देना है st नेम इक्वल टू नया नाम, जो भी आपको एंटर करना है। तो ये मैं जो कमांड आपको बता रहा हूँ, ये क्वेरी बता रहा हूँ, ये मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है। आप एक नया एग्जाम्पल क्रिएट करना, आपके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये क्वेरी अलग तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नेम बदलना है मोहन का, तो मोहन की जगह क्या आना चाहिए वो मैंने यहाँ लिख दिया सुनील। अब देखिए कैसे इसको पता लगेगा कि मोहन की जगह बदलना है, मोहन की जगह सुनील करना है, वो पता लगेगा इस आगे लिखे गए कोड से। यहाँ पे मैंने लिखा वेयर, कि जहाँ पर मोबाइल नंबर ये हो और जो मोहन का मोबाइल नंबर था उसके लास्ट में 6 था, तो मैंने यहाँ क्या करा, मोहन का मोबाइल नंबर दे दिया। तो फ्रेंड देखिए होगा ये कि रिकॉर्ड में, पूरे रिकॉर्ड में जिसका भी मोबाइल नंबर इससे मैच करेगा ना, उस जगह पर नेम में क्या चला जाएगा, सुनील चला जाएगा। मतलब पुराना नाम नए नाम से रिप्लेस हो जाएगा, जिस भी रिकॉर्ड का ये मोबाइल नंबर होगा। ऑब्वियसली ये मोहन का मोबाइल नंबर है ना, हमने हमारे डाटाबेस में यही डाला हुआ है। तो मैं सेव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ पहले। बाकी तो देखिए आगे हमने क्या करा, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लिया। अगर यहाँ पर सब कुछ सही रहा तो लिखा जाएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। कोई एरर आती है तो एरर चल जाएगी, लास्ट में कनेक्शन को क्लोज कर लिया। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ बदलता नहीं है, सिर्फ थोड़े से चेंजेस हैं, वो चेंजेस आपको सीखने हैं, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। तो मैंने इस फाइल को सेव कर दिया और यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 7 अपडेट वाली फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो लिखा हुआ आ गया रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, आ गया। और यहाँ पर एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं, क्योंकि अभी तो देखिए मोहन है ना। रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर नेम में क्या हो गया, देखिए सुनील हो गया ना। तो इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को, अगर आपने कुछ गलत एंटर कर दिया है तो, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट है हमारा PHP के साथ SQL का कमांड, वो है अगर हमें क्या करना हो, रिकॉर्ड को डिलीट करना हो, टेबल में से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना हो, तो उसके लिए कमांड। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई हुई है, फाइल का नाम है MySQL एग्जाम्पल नंबर 8 डिलीटिंग डेटा, ठीक है। और सबसे पहले PHP को स्टार्ट किया और फिर से वही कनेक्शन को हमने चेक किया। कनेक्शन चेक करना ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। और यहाँ पर देखिए मेन काम किया हुआ है यहाँ से, ठीक है। और ये सोर्स कोड भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करा, जो डिलीट करने वाली क्वेरी है वो चलाइए। डिलीट करने वाली क्वेरी को चलाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है डिलीट। डिलीट लिखने के बाद आपको लिखना है फ्रॉम। फ्रॉम के बाद आपको टेबल का नाम देना है कि किस टेबल से। तो हमने बता दिया स्टूडेंट्स नाम के टेबल से। अब ये बता रहा है कि कहाँ पर, कि भाई वहाँ पर जहाँ पर आईडी क्या हो, 1 हो। जिस भी रिकॉर्ड की आईडी 1 है ना, वो वाला रिकॉर्ड डिलीट कर दो। तो ये क्वेरी कुछ इस तरह से चलेगी कि जिसकी भी आईडी 1 है वो डिलीट कर देंगी। तो ये कमांड जो है ना, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है। ये क्वेरी आपके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बदल सकती है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि आपको मोबाइल नंबर से डिलीट करना हो, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मोबाइल नंबर इक्वल टू वो मोबाइल नंबर, वो पर्टिकुलर मोबाइल नंबर दे देंगे। तो वो रिकॉर्ड में जिसका भी मोबाइल नंबर हुआ ना, जो आप यहाँ देंगे, वो वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो आप मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, बट यूनिक एंट्री से करेंगे ना तो ही बेटर काम करेगा। यूनिक एंट्री होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ आईडी क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे कोई एम्प्लॉय की टेबल है तो एम्प्लॉय आईडी हो गया, ठीक है। एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर भी यूनिक होता है। तो ऐसी आपको यहाँ पर फील्ड देनी है जिसमें यूनिक एंट्री है। तो यहाँ पर होगा ये कि जो जिसकी भी आईडी 1 है वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। बाकी तो हमने क्या करा, क्वेरी को एग्जीक्यूट कराए। क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है सक्सेसफुली, तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर कोई एरर आती है तो एरर प्रिंट हो जाएगी। और लास्ट में हमने क्या करा, कनेक्शन को क्लोज कर लिया। तो समझ में आ गया आपको, ये आप अपने हिसाब से जमा कर देखना। ओके, चलिए मैं इसको सेव करके इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए लास्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, MySQL एग्जाम्पल नंबर 8 डिलीटिंग, इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो लिखा हुआ आ गया देखिए रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर डिलीट हुआ क्या, तो यहाँ डिलीट होगा कब, जब रिफ्रेश करेंगे। अभी रिफ्रेश नहीं करा है, ओके। तो रिफ्रेश करते हैं।
तो देखें यहाँ पर केवल एक ही रिकॉर्ड रह गया है ID2, क्योंकि ID1 वाला रिकॉर्ड जो कि हमारा राज था वो डिलीट हो चुका है। ओके, तो फ्रेंड देखिए कुछ इस तरह से आप PHP के साथ SQL का यूज़ कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप HTML फॉर्म बनाकर HTML फॉर्म से डेटा को किस में भेज सकते हैं, डेटाबेस में टेबल बनाकर। ओके, नेक्स्ट वीडियो इस पर आने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।